चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए दोबारा से शुरू करेंगे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहां पर जो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था बेटा, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा था हमारा? हम बात कर रहे थे बेटा यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का नाम क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बताया इसमें मैंने आपको? मैंने ये बताया कि पहले AS10 होता था और एक AS6 होता था, उन दोनों को मिलाकर एक नया AS बना दिया गया, नाम रखा AS10, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, जिसमें फिक्स्ड एसेट की बात भी करेंगे और साथ में डेप्रीसिएशन की बात भी करेंगे। पहले इस एसेट में इंटेंजिबल एसेट भी इंक्लूड हुआ करती थी, AS ने वो पोर्शन हटाकर नया AS बना दिया, AS 26 ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स का अब अलग AS है, यानी PPE में अब हम क्या कवर करेंगे? क्या कवर करेंगे बेटा? सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स कवर करेंगे। बोलो बेटा। तो AS10 में PPE की डेफिनेशन भी यही थी। क्या डेफिनेशन थी जरा बताना? PPE किसे कहेंगे? पहली बात तो टेंजिबल होनी चाहिए, हेल्ड फॉर यूज होनी चाहिए, यूज के अलग अलग पर्पस थे, और हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। मोर देन 12 मंथ्स है, इक्वल टू का साइन नहीं है यहां पर। ठीक, उसके बाद बहुत सारे पहलू की हमने अलग अलग बात करी कि किस किस पर एप्लीकेबल होगा। बियर प्लांट पर होगा, वेस्टिंग एसेट्स पर नहीं होगा, बायोलॉजिकल एसेट्स पर नहीं होगा। फिर मैंने बात की रिकॉग्निशन प्रिंसिपल की कि कोई भी, ये तो तय हो गया कि ये एसेट PPE है, अब इसे रिकॉर्ड करें या ना करें? रिकॉर्ड करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे? जब दो शर्तें पूरी हो जाएंगी। कौन सी थी ये दो शर्तें? हाँ जी, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और दूसरा क्या था? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एन एंटरप्राइज। क्लियर है? चलो जी, तय हो गया, दोनों शर्तें पूरी हो गई, यानी अब रिकॉर्डिंग करनी है। अब रिकॉर्डिंग करनी है तो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपने एसेट एक्वायर कैसे की। हो सकता है परचेज करके लाए हो, और अगर परचेज करके लाए हैं तो जितने भी खर्चे एट्रीब्यूटेबल टू PPE हैं वो सारे खर्चे भी जोड़ दीजिएगा। बोलो बेटा। या हो सकता है खुद बनाई हो, अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हो तो जितना भी कैश कॉस्ट इनकर्ड है वो कंसीडर करेंगे। इंप्लाइड कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड। बेटा क्लियर है बात? और अगर एक्सचेंज की हो तो, हेलो बोलो, अगर एक्सचेंज की हो तो क्या करेंगे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक्सचेंज की हो तो दो बातें हैं, या तो नॉर्मल दुकानदार से एक्सचेंज करके आए, तो ऐसे में तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड विल बी कंसीडर्ड, यानी कमर्शियल सब्सटेंस इज प्रेजेंट। लेकिन इफ कमर्शियल सब्सटेंस इज मिसिंग, चाचा हैं, ताऊ है, मित्र है, या कोई और जिस पर इन्फ्लुएंस आप क्रिएट कर सकते हो या जो आप पर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता हो, अगर उससे एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? दो बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट अगर कोई है तो। बेटा क्लियर है? फिर हमने बात की रीवैल्यूएशन की। मैंने कहा भाई इन एसेट को हो सकता है आप समय समय पर रीवैल्यूएशन कम ज्यादा भी करना चाहें, तो पहले मैंने बताया शर्तें, कंडीशंस ऑफ रीवैल्यूएशन क्या क्या थी। पहली बात तो ये कि एंटायर क्लास नीड्स टू बी रीवैल्यूड, ऐसा ना कर पाओगे कि 10 मशीन है एक जैसी, 2 कर ली और 8 रीवैल्यू नहीं की। दूसरी बात, रीवैल्यूएशन के बाद जो कैरिंग अमाउंट है, बुक वैल्यू है एसेट की, वो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू से ज्यादा ना पहुंच जाए। आपने 1 लाख की एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू किया, 80,000 से कर दिया, 180 की कर दी। मैंने कहा भाई साहब क्या ही गजब कर डाला, ये बाजार में तो 1.5 लाख तक की बिक सकती है बस ये, तो कहां तक का रीवैल्यूएशन कर पाओगे? 1.5 लाख तक का रीवैल्यूएशन कर पाओगे? फिर बात आती है सर फ्री कब करें? कब?
तो देखो अगर वॉलेटाइल चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, तो साल में एक बार एनुअली कर लेना साल के अंत पर एसेट को रीवैल्यू। लेकिन अगर वॉलेटाइल चेंजेस नहीं हैं तो क्या करेंगे? 3 या 5 साल में कभी एक बार कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की मैंने, कहा अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, घाटा है, हाथ के हाथ पीएनएल में डाल दो, और गेन है तो देखो बुक मत करो, फ्यूचर गेन है तो इसलिए रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। और अगर दोबारा रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो दोबारा सेम ट्रीटमेंट, घाटा पीएनएल में, मुनाफा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। लेकिन अगर पहले घाटा था अब मुनाफा है तो अब उस मुनाफे का क्या करेंगे? पहले पीएनएल में डालेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस, बैलेंस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। और पहले मुनाफा था अब घाटा है तो जितना घाटा है वो डालेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर गेन, और बैलेंस ट्रांसफर टू पीएनएल। बेटा याद आ रही हैं सारी बातें? और फिर आखिरी बात बताई जाते जाते कि अगर इन्हीं एसेट को बेच दीजिएगा, अगर रीवैल्यूड एसेट को बेचेंगे तो भाई या तो कुल मिलाकर घाटे आ रहे होंगे या कुल मिलाकर मुनाफे आ रहे होंगे। खैर आप तो एक काम करना, जितना भी प्रॉफिट लॉस हो उसे पीएनएल में डाल देना। हाँ, अगर पहले कभी गेन था रीवैल्यूएशन पर तो एक अकाउंट आपने क्रिएट कर रखा होगा, बताओ कौन सा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या करेंगे उसका? ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। पीएनएल में मत करना, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोलो बेटा। तो लगभग सारी ही इंपॉर्टेंट बातें हमने खत्म कर ली थी। यहां पर कुछ और मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे जो मैं फटाफट से आपको नोट्स यहां पर बनवा रहा हूं। मुझे बताओ कितने पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे? हाँ जी, 5 कर लिए थे। लिखिए बेटा, लिखिए। चलो पहले तो लिख लो। पॉइंट नंबर 6 पर आ गए ना हम। पॉइंट नंबर 6 की हेडिंग रीवैल्यूएशन टेक्निक्स। बेकार से पॉइंट हैं सारे, अब बस पता होने चाहिए, वो करा रहा हूं। हेलो, हाँ सर नमस्कार। हाँ, रीवैल्यूएशन टेक्निक। देखिए कौन सा पॉइंट बता रहे हैं आप? ये 6th पॉइंट चल रहा है। पॉइंट नंबर 6, रीवैल्यूएशन टेक्निक। 2 जगह लिखेंगे। देखिए एक तरीका तो ये है रीवैल्यूएशन करने का, प्रेजेंटेशन। एक तरीका तो ये है कि पीपीई थी मेरे पास 1000 कॉस्ट, 1000 की पीपीई थी मेरे पास, इस पर आज तक का डेप्रीसिएशन लग चुका है 400 का। तो बताना इसकी बुक वैल्यू कितनी हुई बेटा? 600। बुक वैल्यू कह लो या कैरिंग अमाउंट कह लो, एक ही बात है। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? द अमाउंट एट विच द एसेट इज कैरिड इन द बैलेंस शीट, जितने पर बैलेंस शीट में आएगी तो बुक वैल्यू पर ही आती है। जोड़ घटा करने के बाद ये वैल्यू है 600 रुपए पर आ जाएगी। अब क्या किया मैंने इसमें? मैंने क्या किया, एसेट पीपीई लिखो, बल्कि पीपीई इज revalued by
अपवर्ड बाय लेट्स से 150%। आपने 150% से रीवैल्यूएशन कर दिया अपवर्ड। जरा मदद करना मेरी, पीपीई कितने में दिखाई होगी आपने, यानी 1500 में दिखा दी, हाँ बोलो। और लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, कितना 400 पर कितना हुआ 600, अल्टीमेटली वैल्यू विल रिमेन 900। अब ये हो जाएगी आपकी रिवाइज्ड बुक वैल्यू। एक तरीका तो ये है प्रेजेंटेशन का, या एएस कहता है एक काम कर सकते हैं आप एक काम कर सकते हो भाई कि यहां पर ये जो आपके पास पीपीई थी 1000 कॉस्ट वाली, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन था 400 वाला, और जिसकी बुक वैल्यू 600 बची हुई थी, और अब आप अगर इस पीपीई को रीवैल्यू करना चाहते हैं अपवर्ड बाय 150%, तो आप एक काम करिए, कहां इस झंझट में पड़ रहे हैं। आपको किताबों में एसेट कितने की चाहिए, जल्दी बोलो। 900 की चाहिए, हाँ या ना भाई, अल्टीमेटली 900 की चाहिए ना। एएस कह रहा है कहां छेड़खानी कर रहे हो सबके साथ। आप एक काम करो, यू कैन अज्यूम इट एज कि आपने एक नई पीपीई परचेज की है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, बस कुछ नहीं, इर्रेलेवेंट सा पॉइंट था, फटाफट से नोट कर लो। मेरे ख्याल समझ में तो आ गया होगा ना ये। अरे बोलो, गलत हो गया क्या? ठीक तो है, करो। एक गलती हो गई इसमें, रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 50% करो। उसे मैंने दिख रहा है गलती क्या हुई है। गलती हो गई छोटी सी इसमें एक, क्या भाई 150% से बढ़ानी थी, यहां कितना आना चाहिए था 150% कितना बैठेगा इसका 900 से बढ़कर, यहां मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, देखिए लो ठीक है। अब लो जी, वो 150% से बढ़ानी थी, मैंने 150% तक कर दी थी। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 50%, तो एएस ने कहा कि भाई या तो ये कर लो, एसेट की कॉस्ट बढ़ा लो, एक्यूमुलेटेड डेब्ट बढ़ा लो, जिससे वैल्यू 600 की 900 आ जाए, या एक काम करो, ऐसा मान लो कि आज आपने एक नई एसेट ही खरीद ली जो 900 की है, कोई खास बात नहीं है। अब ऐसे बेकार बेकार से ही पॉइंट आएंगे सारे। लिखिए लिखें सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपीई, पॉइंट नंबर कौन सा हुआ ये 7। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपीई खत्म हो गया वैसे एस तो मेरा पूरा,
सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपीई। बेटा हटा दूं इसे यहां से, ये देखो किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपीई। समझो बेटा, मेरे पास ये कार है एक, ठीक, कार परचेज की, क्लियरली अब पीपीई। क्यों? क्योंकि ये टेंजिबल भी है और मैं यूज के लिए रखने वाला हूं ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए शायद कहीं यूज होगी, और लाइफ भी 1 साल से ज्यादा है, तो क्लियरली इट इज अ टेंजिबल एसेट। अब क्योंकि मैं इसकी कॉस्ट मेजर कर सकता हूं रिलायबली, मुझे पता है मैं कितने पैसे देकर आया था, और मुझे यह भी पता है कि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, तो रिकॉर्ड भी करूंगा इसे। बोलो बेटा, और कितने में रिकॉर्ड करूंगा? कॉस्ट कुछ खर्चा है, जोड़ जाड़ कर रिकॉर्ड भी कर देंगे। अब बात आई कि मैंने क्या किया, 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद इसमें कुछ और खर्चा किया, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर हुआ इस पीपीई पर। सर क्या खर्चा था? बेटा खर्चा ये था असल में कि ना जो इस कार में सीट लगी हुई थी वो फट गई थी, खराब हो गई थी, तो मैंने वो सीट निकलवाई और वहां पर नई सीट लगवा दी। ठीक, खर्चा हो गया, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर हो गया 20,000 रुपए का। भाई वो असल में क्या हुआ, जहां गाड़ी खड़ी रहती थी मेरी, वहां चूहे बहुत हो गए थे। अब चूहे गाड़ी में घुस गए और पूरी की पूरी सीट काट डाली, डिस्ट्रॉय हो गई, वो खराब हो गई। मैंने वहां पर नई सीट लगवाई, 20,000 का खर्चा आ गया। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपीई, केस 1। दूसरा केस मैंने क्या किया, दूसरा केस सुनिए। दूसरा केस ये, मैंने क्या किया, फिर से सीट लगवाई इस बार। लेकिन मैंने क्या किया जानते हो? मैंने कहा जो गाड़ी है भाई एक काम करते हैं, इसमें ना सीटिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, तो ये लो बेटा, यहां पर मैंने सीट लगवा दी कुछ। क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा, जगह थी पीछे या एक छत पर भी जगह थी, मैंने कुछ ज्यादा लोग बैठ जाया करेंगे, वही सीट इस बार मैंने छत पर या पीछे बम्पर वगैरह के ऊपर सेट करवा दी और फिर से 20,000 रुपए खर्चा हो गया। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, केस ए और केस बी। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्या करेंगे सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर का? केस वन में सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर किया आपने, और केस 2 में भी सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर किया। एएस कहता है कि ये जो सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर है इसको कैपिटलाइज कर देंगे, एसेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे। लेकिन कब? इफ इट इंक्रीजेज द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ा रहा है, आपके फ्यूचर एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, तब तो इसे कैपिटलाइज कर दो, और अगर बढ़ा नहीं रहा तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। पहले केस में बताइए, क्या मेरे को फ्यूचर बेनिफिट बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे। सुनो, ये फ्यूचर बेनिफिट चल रहे थे, 4 लोग बैठ पाते थे गाड़ी में, चूहों ने सीट को खराब कर दिया, अब 4 लोग ना बैठ पाएंगे। ग्राफ दिख रहा है आपको? बोलो, ये 4 लोग बैठ पा रहे थे, ग्राफ नीचे गिर गया, कम लोग बैठ पाएंगे। अब जब सीट लगवा दी आपने दोबारा से, तो बताना क्या होगा बेटा? फिर से 4 बैठ पाएंगे। इसे मेंटेनेंस के खर्चे बोलते हैं, रिपेयर्स के खर्चे बोलते हैं। बेटा दिख रहा है आपको? ये मेंटेन ही तो रहा, बस बढ़ा कहां। दूसरा केस सुनिए। दूसरे केस में क्या हो रहा है देखना, 4 लोग बैठ पाते थे, अब कितने बैठ पाएंगे?
6 या 8 लोग बैठ पाएंगे। बेटा क्लियर हो रही है बात? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? फ्यूचर एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो इसे तो हम पीपीई की कॉस्ट में जोड़ेंगे और इसे नहीं जोड़ेंगे ट्रांसफर टू पीएनएल। बस इतनी सी बात। लिखो लिखो, इफ एनी सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर if any subsequent expenditure is incurred on PPE, अगर आपने कुछ खर्चा किया दोबारा से पीपीई पर फॉर इंप्रूवमेंट, देन सच expenditure will be capitalized if it increases the future efficiency of PPE. Capitalized if it increases the improves the future efficiency of PPE. ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, एट पॉइंट treatment of replacement of parts. बेटा ये एक मशीन है, उसमें ये बड़े सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। पीपीई थी, इसमें बड़े सारे पार्ट्स थे। अब आए दिन कुछ ना कुछ पार्ट्स खराब होने का डर था, तो मैंने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी अपने पास रखे हुए हैं, और जिसका डर था वही हुआ, जिसका डर था बेटा वही हुआ। ये वाला पार्ट खराब हो गया और इसकी जगह पर ये पार्ट मैंने यहां पर इंस्टॉल कर दिया। क्लियर है बात? हो सकती है। तो अब बात आ रही है कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे अगर कोई पार्ट को रिप्लेस करते हैं। तो कोई पार्ट को अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो हाउ इट इज अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई ये था मान लेते हैं 20,000 का, ये लगा दिया हमने 40,000 का,
बेटा क्या करोगे जरा बताना। ये लगा दिया हमने 40,000 का। चलिए क्या करेंगे बेटा, बड़ा सिंपल है वैसे तो। 20,000 माइनस कर दो और 40,000 जोड़ देंगे। पीपीई की कॉस्ट में 40,000 जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे कॉस्ट। इसको डी रिकॉग्नाइज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? ये तो रिकॉग्नाइज कर लो, रिकॉर्ड कर लो, और इसको डी रिकॉग्नाइज कर दो। बस इतनी सी बात है, लिख लो फटाफट से। छोटी बातें हैं बस ऐसी, ये तो कॉमन सेंस है, वैसे भी यही करने वाले थे। व्हेन मेजर रिपेयर्स लिखो इसमें, व्हेन मेजर रिपेयर्स, ब्रैकेट में लिखो इंस्पेक्शन। असल में एएस ने वर्ड इंस्पेक्शन यूज किया हुआ है। व्हेन मेजर रिपेयर्स और इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट in PPE, then its cost is recognized. Then its cost is recognized. इसकी कॉस्ट को क्या करेंगे बेटा? रिकॉर्ड कर लेंगे in carrying amount of PPE. in carrying amount of PPE। दूसरा लिखो स्टार लगा के इसमें, दूसरा स्टार। चलो जी, 40,000 खर्च हुए, स्पेयर पार्ट एक बड़ा लगा दिया उसमें, एक बड़ी मोटर लगा दी उसमें, 40,000 रुपए जोड़ देंगे। सर जो पुरानी मोटर लगाकर बेची होगी कूड़े में कबाड़ी को, उसका क्या करेंगे? लिखो उसे, एनी remaining amount any remaining amount any remaining carrying amount लिखिए, of previous inspection is de-recognized, is de-recognized। बेटा क्लियर है बात? इसे de-recognize कर देंगे। de-recognize बताना था नया वर्ड बस एक। क्या मतलब है इसका? ऑपोजिट ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना और डी रिकॉग्नाइज मतलब हटा देना किताबों से। क्लियर है बात? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9 खत्म ही हो गया है हमारा। 9 में एक ही डेप्रीसिएशन बच जाएगा बस। ऐसे लिखो हेडिंग, कंपोनेंट्स। ट्रीटमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। बताता हूं क्या है पॉइंट ये। बेटा पीपीई में अगर कोई कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट अगर सब्सटैंशियल अमाउंट का है, ये सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है? अच्छे खासे अमाउंट का है। ठीक, अच्छे खासे अमाउंट का है
ये दोबारा से एक पीपीई थी, ये थी 10 लाख की। भाई साहब क्या ही बताऊं आपको, इसमें एक मोटर लगी हुई है 6 लाख की, अकेली एक मोटर ही 6 लाख की है ये। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप ईवी व्हीकल देखें, जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आ रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही हैं, अगर स्कूटी वो 1 लाख रुपए की है इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें 50-60 हजार की या 70 हजार की तो बैटरी ही बैटरी है। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि ये तो हो गई स्कूटी और ये हो गई बैटरी, उसका एक कंपोनेंट। ठीक, तो एएस कहता है कि इस मतलब क्या सवाल कर रहे हो ये? हम तो स्कूटी लाएंगे खरीद कर और डेप्रीसिएशन लगाना शुरू कर देंगे या उसका रिकॉर्ड कर लेंगे 1 लाख में। बोला नहीं, ऐसे नहीं करना आपको ना ना। अगर कोई कंपोनेंट सब्सटैंशियल अमाउंट का है, वैसे तो आपकी वो स्कूटी पर वो जो 2 व्हीलर है उसमें जो है एक बैग भी लगा हुआ है 200 रुपए का, ठीक, उस पर एक मिरर भी लगा हुआ है 250 रुपए का। क्या इन सबको भी अलग अलग करेंगे? नहीं, क्योंकि सब्सटैंशियल अमाउंट की नहीं है। जो सब्सटैंशियल अमाउंट का है इसको आप अलग से रिकॉर्ड करेंगे एज अ सेपरेट कंपोनेंट। बोलो बेटा। तो यानी कि जानते हो आप कैसे दिखाओगे इसे? कुछ ऐसे आएगा शायद, पीपीई विदाउट मोटर कितने की हो गई है? 4 लाख कॉस्ट। बोलो बेटा। और मोटर को अलग से दिखाओगे, कॉस्ट कितनी इसकी? 6 लाख। क्लियर है? फिर डेप्रीसिएशन भी दोनों पर अलग अलग लगेगा। शायद इसकी लाइफ 20 साल हो, इसकी लाइफ 4 साल हो, या कुछ भी है, इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी लगाएंगे। बेटा क्लियर हो रही है बात? ये क्वेश्चन क्लास में जो होमवर्क में था कल, वो इसी के ऊपर बेस था, बताऊंगा बाद में अभी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक, अगर कोई कंपोनेंट है तो दैट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। लिखना शुरू करो, ट्रीटमेंट ऑफ कंपोनेंट में लिखें, whenever assets are recognized, whenever assets are recognized, component should be जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आपके, कोई मोटर है उसमें, बैटरी है उसमें, शुड बी आइडेंटिफाइड विच आर substantial in nature, which are substantial in nature, which are substantial in nature, which are substantial in nature. Next point लिखिए, depreciation is charged then depreciation is charged on component basis. Depreciation is then charged on component basis.
समझो समझो यहां पर आपने क्या किया, एयरक्राफ्ट परचेज किया एक 20 करोड़ का, ठीक है जी, 20 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट था और इसमें जो एक मोटर लगी हुई थी वो मोटर ही थी इसमें लेट्स से 8 करोड़ की। अब एयरक्राफ्ट की जो लाइफ है वो तो है 10 साल, लेकिन मोटर क्राफ्ट की जो लाइफ है वो है सिर्फ 4 साल। 4 साल क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक, वो 4 साल ही चलेगी मोटर, फिर हटानी पड़ेगी, नई मोटर लानी पड़ेगी, तब ये एयरक्राफ्ट फिर से काम कर पाएगा। खैर, यानी एक बात तो समझ में आ रही होगी कि दिस मोटर इज अ, कहां गया वर्ड, इज सब्सटैंशियल इन नेचर। बेटा समझ में आ रहा है? सब्सटैंशियल, महत्वपूर्ण, बड़ा, सिग्निफिकेंट इन नेचर। अब मुझे ये बताइए डेप्रीसिएशन कैसे लगाएंगे, कितना लगाएंगे? बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। मोटर एयरक्राफ्ट पर 2 करोड़ का लगेगा, एसएलएम मानते हुए बात करें अगर तो, और मोटर पर कितना, इसे चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, वो सेम आ रहा है इसलिए बस, लेट्स मेक इट एज 5 years। हाँ जी, तो मोटर कार पर, सॉरी मोटर पर कितना डेप्रीसिएशन लगेगा जरा बताना बेटा। हाँ जी, 1 पॉइंट, थोड़ा सा गलत है, बस एक थोड़ी सी गलती है। एयरक्राफ्ट से पहले मोटर अलग तो कर लो, आइडेंटिफाइबल कंपोनेंट है ये, आपको समझ में आ रहा है? एयरक्राफ्ट पूरा 20 करोड़ का था, इसमें मोटर 8 करोड़ की है, तो ये ना करोगे कुछ ऐसे क्या, देखना बस वही है, बाकी कुछ खास बात नहीं है। ये देखो यहां करोगे आप एयरक्राफ्ट एक्सक्लूडिंग मोटर, बताना अब कॉस्ट कितनी हुई इसकी, 12 करोड़। डेप्रीसिएशन पर एनम कितना रहेगा, 1.2 करोड़ का। और यहां आ जाओ मोटर इंजन की बात करें अगर, अब इसकी कॉस्ट कितनी है, 8 करोड़। डेप्रीसिएशन पर एनम कितना रहेगा, 1.6 करोड़। नोट कर लो फटाफट से। भाई मोटर इसमें इंक्लूड है, मोटर अलग तो कर लो, मोटर पर भी डेप लगा दिया अलग से, और एयरक्राफ्ट में लगी हुई थी मोटर, उस पर भी डेप लगा दिया, ये तो ठीक ना होगा। बेटा मेरे ख्याल से तो खत्म ही हो गई बात। लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, डेप्रीसिएशन ऑन पीपीई। डेप्रीसिएशन ऑन पीपीई
लिखो पहला पॉइंट फटाफट से, हमने सब सीए फाउंडेशन में कर रखा है पहले। ये पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा? 10। लिखें, ए कर लो इसमें, डेप्रीसिएशन प्लस पॉइंट शुड बी चार्ज्ड एनुअली। पहली बात तो ये कि डेप्रीसिएशन हर साल लगेगा। दूसरा, शुड बी चार्ज्ड ऑन सिस्टमैटिक मैनर। एएस में लिखा हुआ है कि डेप्थ चार्ज करेंगे। मैंने पूछा कैसे चार्ज करूं? बोला सिस्टमैटिक मैनर में कर लेना। मैंने कहा सिस्टमैटिक मैनर क्या होता है? बोला ये देख लो अपने आप ही, आप जो भी ठीक लगे उस हिसाब से कर लेना। वैसे एसएलएम, डब्ल्यूडीवी या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये 3 नाम ले दिए एएस ने, छोड़ दिया आपके ऊपर। लिखो इट कैन बी, इसी में लिखो इट कैन बी एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और एसएलएम यूज कर लो, डब्ल्यूडीवी यूज कर लो, या प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कुछ भी कह लो, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड बोलते थे हम। एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। और लिखिए इसके बारे में ही, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड, किस दिन से चार्ज करेंगे? आज मैंने एसेट खरीद ली, उसे इंस्टॉल कराया, बुलाया, 2 महीने बाद वो यूज करने के लिए तैयार है और 3 महीने बाद मैंने उसे यूज करना शुरू किया। परचेज, रेडी फॉर यूज, पुट टू यूज। बताओ बेटा, हाँ गलत, मैं जान के वर्ड चेंज करें। आज मशीन बनकर तैयार हो गई, उसे 2 साल तक यूज ना करोगे तो क्या 2 साल का डेप नहीं लगेगा? राइट वर्ड इज रेडी टू पुट टू यूज। आपको पुट टू यूज तो याद रह गया, सीए फाउंडेशन वाला पुट टू यूज तो याद रह गया। पूरा वर्ड है रेडी टू पुट टू यूज। बोलो बेटा, आज से यूज कर सकते थे ना, करो मत करो। अगर आप आइडियल एसेट है तो उसके ऊपर भी डेप लगेगा। याद आ रहा है? गाड़ी खरीद ली, पूरे साल रख रखी है, नहीं चलाई, डेप लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अगर वो यूज करने के लिए अवेलेबल थी, आप यूज करो मत करो, दिस डेट इज इररिलेवेंट। रेडी टू पुट टू यूज है, एक्चुअली पुट टू यूज किस दिन हुआ वो डेट इररिलेवेंट है। लिख लो, डेप्रीसिएशन इज चार्ज, depreciation is charged from the date depreciation is charged from the date the asset is ready to put to use, ready to put to use, जिस दिन से यूज कर सकते थे। एक और पॉइंट लिख लो जो अभी पढ़कर आए हैं,
each component of PPE each component of PPE which is significant in nature। बताओ दिमाग में क्या आ रहा है, बताओ दिमाग में कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है। एयरक्राफ्ट का आगे एग्जाम्पल बोलो, पीपीई की मोटर विच इज सिग्निफिकेंट इन नेचर, यही तो लिखा हुआ है। तो ईच कंपोनेंट ऑफ पीपीई विच इज सिग्निफिकेंट इन नेचर शुड बी डेप्रिशिएटेड इंडिपेंडेंटली। should be depreciated independently। अलग एसेट मानते हुए काम करो। शुड बी डेप्रिशिएटेड इंडिपेंडेंटली, अलग सेपरेट एसेट मान लो इसे, बिल्कुल शुरू में ही अलग कर लेना और थ्रू आउट अलग अलग ही इस पर डेप लगता जाएगा। बेटा क्लियर है बात? चलो और लिख लो, और लिख लो। डेप्रीसिएशन सीजेस टू एग्जिस्ट, सीजेस टू चार्ज। क्या लिखा आपने? डेप्रीसिएशन सीजेस का मतलब क्या होता है? सीज कर देना, रोक देना, बंद कर देना, समाप्त कर देना। डेप्रीसिएशन सीजेस टू बी चार्ज्ड व्हेन, समझो 1 लाख की एसेट है, डेप लगता जा रहा है, उसमें डेप लगता जा रहा है और डेप लगने के बाद वो रह गई 80,000 रुपए की और उसकी स्क्रैप वैल्यू है उसकी, मैं बना के दिखाता हूं, फिगर्स भूल जाओगे। एक एसेट थी 10 लाख की, इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 50,000, ठीक है। साल दर साल डेप लगाते जा रहे हैं, यहां पर वैल्यू बच गई, मान लेते हैं बुक वैल्यू। डेप्रीसिएशन लगाते गए, कुछ अपवर्ड रिवैल्यूएशन, कुछ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, सब करने के बाद बुक वैल्यू बच गई, मान लेते हैं यहां पर 55,000 दिख रहा है आपको। अब अगले साल का फिर से डेप लगेगा, कितना डेप लगाएं? 5 ही लगा सकते हो, बस 5,000 का लगा सकते हो। आप ये ना करोगे कि यहां पर डेप लगा दिया, मान लेते हैं 20,000 का, और ये वैल्यू कितनी रह गई इसके बाद? 35,000। अरे ये तो कबाड़ से भी कम हो गई, ये तो पता ही है मुझे, 50 तो मिल ही जाएंगे। यानी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, डेप्रीसिएशन लगा कर आप 50 से कम वैल्यू नहीं ला सकते किताबों में। आई होप ठीक है बात, लिख लो फटाफट से। डेप्रीसिएशन सीज टू बी चार्ज्ड व्हेन रेजिडुअल वैल्यू
रेजिडुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। ऐसे बड़ा कॉमन सेंस वाला पॉइंट है भैया, तभी तक तो डेप लगाओगे। अगर वैल्यू स्क्रैप से भी कम नहीं करनी आपको, लो जी क्या हो रहा है ये, लो जी बेटा देखना पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? डेप्रीसिएशन सीजेस टू बी चार्ज, बंद कर देंगे डेप लगाना, डेप लगाना बंद कर दीजिएगा अगर स्क्रैप वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए। बुक वैल्यू 50,000 की है और स्क्रैप ही 51,000 में बिक जाएगा, डेप मत लगा देना। और बिल्कुल भी 1,000 रुपए फालतू ही लगा दिया आपने उल्टा। और बेटा क्लियर है? लास्ट पॉइंट लिख लो उसमें बस। डेप्रीसिएशन मेथड, ये पूरा चैप्टर था सीए फाउंडेशन में। जो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। डेप्रीसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, डेप्रीसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, 3 चीज आ गई। लाइफ चेंज कर दी हमने, मेथड चेंज कर दिया हमने, या कोई स्क्रैप वैल्यू ही चेंज कर दी हमने। डेप्रीसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू कैन बी चेंज्ड, चेंज कर सकते हो। Such change should be applied with prospective effect। बेटा याद कराना क्या था ये? That is from current date। पहले ये रेट्रोस्पेक्टिव होता था पुराने एएस में कि क्या करिए आपने लाइफ चेंज की तो शुरुआत से ही ठीक करके लाओ क्वेश्चन को। अब वो बोल रहा है जो हो गया सो हो गया, आज चेंज कर रहे हो उसका इंपैक्ट आज से ही ले लेना बस। तो बहुत ही सिंपल हो गया है, पहले बड़ा मुश्किल काम करना पड़ता था वरना। लिख लो जी लास्ट पॉइंट। सच चेंज इज treated as change in accounting estimate as per AS 5, as per AS 5। खत्म हो गई बात जी, मेरी चर्चा समाप्त हो गई यहां पर। क्वेश्चन सारे करने हैं आपको, अब सारे ही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। कुछ कुछ अब कर रहे हैं और बचे हुए आप घर से करके लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करूंगा। शुरुआत कर रहे हैं, आइए शुरू करते हैं बेटा। कुछ कुछ कर लिए होंगे आपने,
बेटा बताना क्वेश्चन 3 में कुछ दिक्कत है क्या? बोलो बेटा। क्वेश्चन 4 देखिए, 4 पढ़िए। ड्यूरिंग द करंट ईयर एल एंड सी मेड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। रुक जाओ, यहीं पर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। ढूंढना कौन सा पॉइंट था पहले, एक बार रुक जाओ, वहां क्या लिखा हुआ है, पहले वापस नोट्स में आओ, आपको लिंक करना आना चाहिए ना। कौन सा पॉइंट था? 7th पॉइंट पे पहुंच गए क्या? बोलो। पढ़ो उस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट। बोलो बेटा क्या लिखा हुआ था? ये रहा, इफ एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर इंप्रूवमेंट देन एक्सपेंडिचर विल बी कैपिटलाइज। ऐड कर देंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? इफ इंक्रीजेस द। चलो वापस आओ क्वेश्चन पर, 4 पर। तो क्या क्या एक्सपेंडिचर हुए? जनरल रिपेयर्स कराई गई, अच्छा, रिपेयर इलेक्ट्रिक मोटर की हुई, कुछ पार्शियल रिप्लेसमेंट भी हुई, सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट टू द इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम विच विल इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 10 लाख बोल रहा है, कौन सा अमाउंट कैपिटलाइज करोगे? ठीक है, क्योंकि फ्यूचर एफिशिएंसी, पहले एसी नहीं चल पाते थे, पहले जो तारें लगी हुई थी एसी नहीं चल पाते थे। खैर हुआ क्या, तारें फूक गई और नई तारें लगवाई मैंने। बताओ ये खर्चा कैपिटल है, पीपीई में जोड़ोगे या पीएनएल में ट्रांसफर करोगे? पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। भाई तारें फूक गई, दोबारा लगवा दी, रिपेयर है, रिप्लेसमेंट है। लेकिन मैंने कहा कि अब ये तार फूकी गई हैं, तो ना बिजली वाले ने कहा सर तार बढ़िया वाली लगवा लो। अब तो एसी का जमाना है वैसे भी, तो एसी भी चल जाया करेंगे। मैंने कहा चलो ऐसा कर लो, तो मैंने तारें लगवाई और अच्छी वाली लगवा ली, जिससे अब भविष्य में उस पर एसी भी चल पाएंगे। अब क्या करोगे इसका? अब इसे कैपिटलाइज करेंगे, पीपीई की कॉस्ट में जोड़ेंगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन है, पढ़ो फटाफट से बेटा, पढ़ लो, एक बार खत्म ही कर रहे हैं अब तो एक तरफ से। स्टेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज एज पर AS 10, 5 लाख की रूटीन रिपेयर्स, 1 लाख, सेम ही क्वेश्चन है, लिख लो इसके ऊपर सेम एज क्वेश्चन 4, लिख लो फिर भी सेम एज क्वेश्चन 4। बेटा छठा क्वेश्चन देखना, हो गया क्या? हो गया था, ठीक। इसमें बस एक पॉइंट समझ लो, 4,80,000 की मशीनरी थी, इसमें ड्यूटी कितनी जुड़ी हुई है? टैक्सेस जुड़े हुए हैं 40,000 के, और सेनवेट का मतलब क्या होता है? रिफंड मान लो, मोटा माटी रिफंड मिल जाएगा 50% ऑफ टैक्सेस। तो कितना दिखाएंगे? 4,60,000, 60,000, 460। क्लियर है? आगे आओ, 7th क्वेश्चन देखना बेटा, हो गया होगा, सिंपल है, बोलो हाँ। 8th में कराऊंगा मैं, टाइम लगेगा, आज नहीं कराऊंगा, लेकिन 11th हो गया बेटा, 8th 9th 10th हो गया। 10th देखिए पहले, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। 10th में फर्स्ट पैराग्राफ अब पढ़ लो जरा एक बार, सेकंड पैराग्राफ कल पढ़वा दिया था। प्रोग्रेसिव लिमिटेड नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन, क्यों? इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेयर बस परचेज्ड एंड केप्ट रेडी फॉर द कंपनी फॉर यूज एज अ स्टैंड बाय ऑन अ ग्राउंड दैट इट वाज नॉट एक्चुअली यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। डेप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कार खरीदी स्पेयर बस मेरे पास, कि भाई जो बस ला रही है बच्चों को, स्टाफ को, कल को अगर वो दिक्कत कर जाएं तो स्पेयर बस काम आ जाएगी। भाई साहब पूरे साल काम ही नहीं आई, ऑल्दो चाहता तो यूज कर सकता था, दैट वाज रेडी टू पुट टू यूज, लेकिन वाज नॉट एक्चुअली पुट टू यूज। मैनेजमेंट कह रहा डेप लगाएं क्यों, जब घिसावट ही नहीं आई कोई। क्या मैनेजमेंट ठीक है? नहीं है ठीक। डेप लगेगा इफ द एसेट इज रेडी टू पुट टू यूज एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल यूज। बेटा क्लियर है? आगे आओ, 11th क्वेश्चन हो गया होगा। एंट्री बता दो मुझे, 50 लाख का इंक्रीज किया है पीपीई में, क्या एंट्री करोगे?
पीपीई टू पीएनएल, प्रॉफिट हो गया। पीपीई टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, और डिक्रीज कर रहे हैं तो पीएनएल टू पीपीई। बेटा ठीक है, बस अब शुरू कर दो। 12, 13, 14, 15 सब डेप्रीसिएशन पर हैं, सब एग्जाम में आए हुए हैं, सारे करेंगे। क्वेश्चन 16 के ऊपर लिखिए, सेम एज क्वेश्चन 13, 17, 18 सब करने हैं। अब ये शुरुआत कर दो बेटा, अब सीक्वेंस वाइज शुरुआत कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन फॉर 5 लाख। ठीक है जी, ठीक है, मशीनरी परचेज की 5 लाख की। क्वेश्चन नंबर 12 में कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 5 लाख। बेटा यही बोल रहे हैं। द कंपनी चार्ज डेप्रीसिएशन, अच्छा परचेज कब की थी? 2006 में, ठीक है। कंपनी चार्ज डेप्रीसिएशन अप टू 2008-2009, ये कितने साल की बात कर रहे हैं? दो 2008-2009 तक आ गए। कितने साल हो गए ये? 6, 7, 7, 8, 8, 9, बोलो बेटा। अच्छा, द कंपनी चार्ज डेप अप टू, ऐसे लिख लो इसको, अप टू यानी 3 साल तक डेप लगता रहा ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम। जरा बताना बेटा, डेप्रीसिएशन पर एनम कितना रहा होगा? 50,000, हाँ बोलो। अच्छा, ऑन स्क्रूटनी इट वॉज फाउंड, क्या हो गया? अरे मैं कहाँ पहुँच गया? ये मैं क्वेश्चन 13 पर पहुँच गया एक्चुअली। एक मिनट रुको, मैं गलत पहुँच गया। द कंपनी चार्ज डेप्रीसिएशन टू 8-9, ठीक है, ऑन SLM फॉर 10 ईयर्स वर्किंग लाइफ। मैं नीचे पहुँच गया था। 3 साल तक डेप लगता रहा। लाइफ कितनी है इसकी? लाइफ थी इसकी 10 ईयर्स। अच्छा, और स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 50,000। तो जरा बताना बेटा, डेप्रीसिएशन पर एनम कितना लगाया होगा? माइनस स्क्रैप कितना बता रहे हो? 50,000। लाइफ कितनी है? यानी डेप्रीसिएशन लगा होगा कितना? 45,000 पर एनम लगा होगा। अच्छा, अप टू 2008-2009 यही काम होता रहा। तो ये बताओ अब बुक वैल्यू कितनी बच रही होगी? भाई 5 लाख थी और 45,000 रुपये 3 साल तक डेप लगाकर 1.35 घट गए। आज वैल्यू ये थी। मुझे पता ही नहीं पूछ कर आए, मैं तो बस अभी केस स्टडी तैयार कर रहा हूं अपनी। 5 लाख की ऐसे 10 साल लाइफ, हर साल 45 का डेप लगता रहा, 8-9 तक डेप लग गया, तो आज की पोजीशन ये है। आगे आए, फ्रॉम 9-10 द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज डेप्रीसिएशन मेथड 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ओहो, आज मेथड चेंज करना चाह रहे हो? अच्छा, मेथड चेंज करना है। नया मेथड कौन सा है बेटा? 20% WDV। ओहो, 3 साल तक गलत डेप लगा दिया। आओ शुरुआत से ठीक करके लाते हैं, जितना डिफरेंस होगा ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। पहले यही करते थे, इसको बोलते थे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पहले पुराने में जब AS 6 था। लेकिन अब AS ने क्या कह दिया जी, जो हो गया भूल जाओ, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आज से नई कहानी चालू करो, यानी
अब नया मेथड कौन सा है जल्दी बताओ। यानी रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन पर एनम 2009-2010 का कितना लगाओगे? अजी जितनी वैल्यू है उसी पर 20% चिपका देंगे, और क्या ही करना है। हाउ मच? 73,000। दैट्स इट। एक गलती हो गई मुझसे, एक गलती नहीं हो गई क्या? ये रिवाइज डेप्रीसिएशन 365 पर लगा दिया, स्क्रैप वैल्यू भी तो है 50,000। गलती हो गई, 365 माइनस 50,000 करना भूल गया मैं, माइनस 50,000 और इस पर 20%। नो तो इसलिए बोल रहा हूं, आंसर लिखा हुआ वहां पर। नो सर, मुंह उठाकर बोल रहे हो नो सर। क्यों नो क्यों, जरा बताना मुझे। चलो क्यों का जवाब भी दे दो मुझे फिर। नो तो मान लिया, वो आंसर में देख लिया आपने, आंसर मैच हो रहा है। जवाब दो ना, माइनस क्यों नहीं करेंगे स्क्रैप वैल्यू भाई? ना, ये क्या लॉजिक हुआ? नया नया लॉजिक निकाल दो नलायक। हाँ, तो डेप्रीसिएशन निकालने के लिए आपने यहां स्क्रैप माइनस नहीं किया क्या? तो यहां क्यों नहीं कर रहे? हाँ, तो बोलो बोलो आगे बोलो, ठीक बोल रहे हो। रेट निकालते हुए स्क्रैप वैल्यू तो ऑलरेडी कंसिडर कर ली होगी। डेप्रीसिएशन का रेट कैसे आया होगा? 1 माइनस nth रूट ऑफ, बोलो बेटा, WDV का यही फॉर्मूला होता है। ये सब करके 20% आया होगा। स्क्रैप कंसीडर कर तो लिया आपने भाई, कितनी बार करवाओगे? अब लॉजिक समझो इस बात का। वो तो आंसर देखकर आपने सोचा भी नहीं कि ये क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, विल नॉट बी कंसिडर्ड। बोलो बेटा। आई होप बात क्लियर होगी। लो जी, ये आंसर लिखने का प्रॉब्लम है, बस दिमाग ना थोड़ा कम काम करता है फिर। 14th पर आइए। 14th, अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 60,000 इज डेप्रीशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा, अज्यूमिंग 10 साल लाइफ, नील रेजिडुअल वैल्यू। ये कंप्यूटर था कितने का बेटा? कंप्यूटर की कॉस्ट थी 60,000, लाइफ कितनी है? 10 साल, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? नील। तो इस मुताबिक डेप्रीसिएशन पर एनम रहेगा 6,000। बेटा समझ में आ रहा है? और 3 साल तक करते रहे ऐसा। ओहो, ये लो, आफ्टर 3 इयर्स, जरा बताओ 3 साल में डेप टोटल कितना लग गया होगा? 18,000। तो यहां पर आज बुक वैल्यू कितनी बच रही है? 42,000। अच्छा, और रिमेनिंग लाइफ कितनी बच रही है? 7 साल। अरे नलायक, 7 साल बच रही है। 10 साल लाइफ थी, 3 साल यूज हो गए। 7 साल बची हुई है। हाँ बोलो। अब पढ़ो आगे। द एस्टीमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड। ओहो, ये कंप्यूटर तो पुराना हो गया, बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये अब 7 साल ना चल पाएगा। रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ बताओ कितना?
5 साल। क्या पूछ रहा है मेरे से? बोलो बेटा क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट डेप्रीसिएशन कितना आएगा अब। बताओ बेटा अब रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन पर एनम कितना लगाओगे? 42,000। भाई जो हो गया सो हो गया। आज 42,000 वैल्यू है। स्क्रैप कितनी है? डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। आंसर कितना? हाँ, ये स्क्रैप ठीक लिखा है मैंने यहां पर। ये तो इत्तेफाक से 0 था, लिखने ना लिखने से फर्क ना पड़ेगा, लिखने ना लिखने से फर्क ना पड़ेगा क्योंकि स्क्रैप 0 है। अगर स्क्रैप होती 5,000 तो क्या माइनस करते इस बार? पिछले क्वेश्चन में तो नहीं किया था आपने। उसमें रेट निकाल कर दिया हुआ था और रेट निकालने के लिए स्क्रैप यूज हो गया था। यहां तो ये किताबी वैल्यू है 42, इसमें से स्क्रैप रोक कर तब 5 साल में राइट ऑफ करने हैं, वो अलग बात है। इस क्वेश्चन में स्क्रैप है नहीं, लेकिन लिख के जान के दिखाया मैंने कि आप कंपैरिजन कर पाओ फर्क क्या है। चलो जी इतना करो, कंप्लीट करो इसको, इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक क्लास लगेगी, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।